वालेकुम जी, वेलकम बैक टू वीआर's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है वो बहुत से भाइयों के साथ जो फ़ोन पे एक गुफ्तगू होती रहती है या व्हाट्सएप पे होती रहती है, उसके बाद मैंने सोचा कि खीरे के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँ। खीरा एक ऐसी फसल है जिसमें मैं कोई छठी दफ़ा या पाँचवीं दफ़ा खीरा लगा रहा हूँ। मुझे इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, जिसमें बहुत से भाइयों का किरदार है, बहुत से भाई हैं जिनसे मैं शुरू में मालूमात रहता रहा, जिनसे मैं सीखता रहा और जिनसे मैं मशवरे कर के अपनी फसल को कामयाब करने में थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब मैं खीरे को बड़ी अच्छी तरह से मैनेज कर सकता हूँ। अच्छा, खीरा जो है जी लग किस किस मौसम में सकता है, ये आपका मार्च में लग सकता है, सितंबर में लग सकता है, नवंबर दिसंबर में लग सकता है। इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। पारस ग्रीन सर्कल वालों का अच्छा है, हाजी सन्स का सीड अच्छा है, पालक का अच्छा है और इसके अलावा भी याला है। ये सारी वैरायटियाँ ठीक हैं। हम लोग यूजुअली पारस लगाते हैं जो कि अच्छी वैरायटी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग हाजी सन्स का भी ट्राई करना चाह रहे हैं कि उसका हमें क्या प्रोडक्शन और क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, खीरे को आप नवंबर या दिसंबर के अलावा आप इसको बाकी मौसमों में एंटी इंसेक्ट के बगैर नहीं लगा सकते। आपने इसको मार्च में या सितंबर में लगाना है तो इसको एंटी इंसेक्ट नेट के अंदर ही लगाएंगे। अगर आप नवंबर दिसंबर में लगा रहे हैं तो आप इसको शॉपर के अंदर लगाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके ऊपर से ये थ्रू आउट उतरता नहीं है, ये इसके ऊपर ही रहता है, शॉपर भी और ये भी। सर्दियों में अभी जिस तरह नवंबर में अगले 4-5 दिनों के अंदर हम इसको चेंज करके इसके ऊपर शॉपर चढ़ा दें। सितंबर में और मार्च में आप डायरेक्ट बीज लगा सकते हैं। नवंबर और दिसंबर में अगर आप लगा रहे हैं या अगर आप जनवरी में भी लगा रहे हैं तो आपको इसकी पनीरी बना लेनी चाहिए और उसके बाद उसको शिफ्ट कर लेना चाहिए। खीरा आपको एग्जैक्ट 35 दिन के बाद प्रोडक्शन दे देता है अगर उसको अच्छी तरह मैनेज कर लें। खीरा एक नए फार्मर के लिए बड़ी एक अच्छी फसल है जो आपको शुरू में कॉन्फिडेंस देती है और उसके बाद फिर आप बाकी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, खीरे में हम मसले मसाइल के आते हैं। खीरे के जो थोड़ा सा मुझे लगता है, जो मैंने करेला लगाया, टमाटर लगाया, बाकी लगाया, मुझे लगता है ये उनमें से थोड़ी सी सबसे ज़्यादा नाजुक फसल है। इसके थोड़े नखरे ज़्यादा हैं, इस पर थोड़ा ख़र्चा ज़्यादा है, उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शुरू में हम इसमें कॉन्फिडोर का और एमामेक्टिन का स्प्रे करते हैं। हम डंपिंग ऑफ के लिए और उस तरह की बीमारियों के लिए इसमें टॉप्सिनम का स्प्रे करते हैं। हम माइट्स और थ्रिप्स के लिए ओबेरॉन और रेडियंट का स्प्रे करते हैं। और हम जो फंजीसाइड्स यूज़ करते हैं उसमें एलियट बहुत अच्छा है, नैनक बहुत अच्छा है, उसमें नेटिवो बहुत अच्छा है, उसमें रिवस बहुत अच्छा है सेजेंटा का। और उसके अलावा जो हम यूज़ करते हैं मेरे ख्याल में एंट्रोकॉल, ये हम लोग फंजीसाइड्स यूज़ करते हैं। फंजीसाइड्स हम लोग जब पौधा हमारा 6 इंच का तकरीबन हो जाता है, 3 पत्तों पे आ जाता है, तो हम हर दूसरे दिन स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। कम क्वांटिटी से शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फसल के साथ साथ उसकी हम जो है वो बढ़ा देते हैं, लेकिन उससे खीरा बहुत कंट्रोल में रहता है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें हम टेकामेन मैक्स का स्प्रे करते हैं, हम इजाबियान का स्प्रे करते हैं, हम उसके अलावा एनपीके का स्प्रे करते हैं 2020 का, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको अपने वीक की एक रूटीन बना लेनी चाहिए कि किस दिन आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, किस दिन आप पानी दे रहे हैं और किस दिन आप इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे कर रहे हैं। उसको फंजीसाइड करें, ऑल्टरनेट करते रहें और उसको एवरी वीक आपको इसका एक प्लान लेके चलना पड़ेगा। हम लोग ड्रिप इरिगेशन यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाती है। फर्टिलाइज़र भी और पानी भी हमें इतना ज़्यादा देना नहीं पड़ता। खीरे को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, आपने पानी सिर्फ तब देना है जब खीरा मांगता है। तो ये हो गई एक चीज़। इसमें डाउनी का बहुत ज़्यादा अटैक आता है जिसके लिए रिविस और एंट्राकॉल, नैनक अच्छी हैं। टॉप गार्ड भी हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसमें पाउडर मेल्डी हो गया, ये दूसरे फंगस का भी अटैक आता है जिसको आपको मैनेज करना पड़ता है। अगर आप एक प्लान लेके चल रहे हैं तो आप इसको बड़ी हद तक रोक सकते हैं। बहुत से लोग स्वात एग्रो की यूज़ कर रहे हैं, 1844 हो गई, 13-2 समथिंग 43 हो गई। हमें उससे इतना टू बी ऑनेस्ट मज़ा नहीं आया। मैं उन्हीं रवायती उसके ऊपर बहुत खुश हूँ। हम लोग उसमें नाइट्रोफॉस यूज़ करते हैं, हम इसमें एमएपी यूज़ करते हैं और हम इसमें एसओपी यूज़ कर रहे हैं और हम इसमें अमोनियम सल्फेट यूज़ कर रहे हैं। इससे हमें अच्छी मकदार फास्फोरस की भी, नाइट्रोजन की भी और पोटाश की भी मिल जाती है। हम प्लान इस तरह करते हैं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस को भी साथ लेके चल रहे हैं और एसओपी को भी साथ लेके चल रहे हैं। शुरू में हम लोग एसओपी नहीं दे रहे हैं जब तक उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है। जैसे ही फ्रूटिंग की तरफ आता है तो हम उसके बाद इसमें एसओपी शुरू करते हैं। ज़मीन की तैयारी में हम लोग यूज़ नहीं करते डीएपी वगैरह या कुछ भी। हम लोग मोस्टली इसमें गोबर या गाय का वेस्ट हो गया या मुर्गी खाने का वेस्ट हो गया उसको यूज़ करते हैं। और हमारा अभी तक उसके लिहाज से तो बिकॉज हमारा अपना जानवर है, हम उसको खुद डिकम्पोज करते हैं तो हमारी अच्छी खासी उसमें कॉस्ट बच जाती है।
सो खीरे की प्रोडक्शन मैक्सिमाइज़ करने के लिए आपको एक प्लान के तहत चलना पड़ता है। अगर आप वो प्लान मिस कर जाएँ, तो मुझे लगता है थोड़ा-सा आपकी प्रोडक्शन ऊपर नीचे हिल जाती है। 2-4 दफ़ा अगर आप नागे कर दें स्प्रे के, तो इसमें बहुत जल्दी फंगस आता है और इसके अंदर बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। सो उसको मैनेज करने के लिए भी खीरे के लिए आपको शुरू में 2 महीने 3 महीने का प्लान होना चाहिए और आपको उसको प्रॉपर्ली लेके चलना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी भाई को कोई मालूमात चाहिए, हमसे रब्ता कर सकता है टनल फार्मिंग से रिलेटेड, सीड से रिलेटेड, फर्टिलाइज़र से रिलेटेड। बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। थैंक यू।